नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम धुरोस्वामिनी नाटक का प्रतिपाद्य करेंगे। ये कई तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि धुरोस्वामिनी अतीत के माध्यम से समसामयिक नारी आंदोलन की झांकी प्रस्तुत करती है, इस कथन की समीक्षा करें। अथवा धुरोस्वामिनी नाटक में आधुनिकता के स्वर स्पष्ट देखने को मिलते हैं, इस उक्ति से आप कहाँ तक सहमत हैं? युक्ति युक्त उत्तर लिखिए, या फिर आज के युग के संदर्भ में धुरोस्वामिनी की समीक्षा करें, या फिर धुरोस्वामिनी नाटक के माध्यम से प्रसाद जी ने नारी विषयक किन समस्याओं को उठाया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से आ सकता है। प्रसाद जी के नाटकों की विशेषता रही है कि उसमें प्राचीन भारतीय संस्कृति की आड़ में आधुनिक प्रगतिशीलता का चित्रण किया गया है। धुरोस्वामिनी भी इसका अपवाद नहीं है। धुरोस्वामिनी में कथावस्तु का आधार गुप्त काल के उस समय को बनाया गया है जिस समय के विषय में इतिहासकार प्राय मौन है। इसकी समय सीमा 380 ईस्वी मानी गई है। उस युग की समस्याओं को प्रसाद जी ने आधुनिकता का रंग देने का सफल प्रयत्न किया है। धुरोस्वामिनी के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसाद जी ने गुप्त काल की ही नहीं अपितु आज के युग की नारी संबंधी समस्याओं का भी चित्रण किया है। समस्या है नारी की प्रतनता और स्वतंत्रता के बीच संघर्ष। युगों युगों से हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है। नारी को कभी भी समान अधिकार नहीं दिए गए। उसे कृतदासी, पाँव की जूती और भोग विलास की सामग्री आदि संज्ञाओं से ही पुकारा गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के प्रसार ने, देश में जनता के राज ने भारतीय नारी के विकास के सारे दरवाजे खोल दिए। धुरोस्वामिनी को उसके पिता समुद्रगुप्त से संधि हो जाने पर भेंट स्वरूप में दे देते हैं, जैसे कन्या कोई निर्जीव वस्तु हो, उसकी अपनी कोई इच्छा या कामना न हो। धुरोस्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, किंतु जबरदस्ती उसका विवाह रामगुप्त से कर दिया जाता है। और ये समस्या जो गुप्त काल में थी, वो समस्या आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। बहुत से घरों में आज भी लड़की का विवाह करते समय उससे उसकी इच्छा जानने की कोशिश नहीं की जाती। ऐसे अनमेल विवाह का परिणाम क्या होता है? प्रसाद जी ने धुरोस्वामिनी में इसका स्पष्ट चित्रण किया है। धुरोस्वामिनी विवाह उपरांत भी अपने पुराने प्यार को भुला नहीं पाती। ऐसी बात नहीं है कि वह प्रयत्न नहीं करती, किंतु उसके पति का अयोग्य, कायर, विलासी होना उसके आगे अड़ जाता है। जब रामगुप्त उसे सकराज को भेंट कर देना चाहता है तो वह कहती है कि मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं अपने विलास की सहचरी नहीं हुई हूँ, किंतु वह मेरा अहंकार पूर्ण हो गया है और मैं आपकी होकर रहूंगी। किंतु उसके पति का व्यवहार उसे पुनः चंद्रगुप्त की ओर लौटने पर विवश कर देता है। वह आत्महत्या करने को तैयार हो जाती है। यही बात हमें आज के समाज में भी देखने को मिलती है कि जब लड़कियों का अनमेल विवाह होता है तो वह या तो कष्ट भोगती है या फिर वह आत्महत्या कर लेती है। प्रेमचंद का जो निर्मला उपन्यास था, उसकी जो निर्मला जैसी लड़कियां आज हमारे समाज में नहीं हैं। आज की नारी में शिक्षा के प्रसार के कारण जागृति आ गई है। आज नारी अबला नहीं सबला बन चुकी है। प्रसाद जी ने धुरोस्वामिनी के मुंह से यही कहलवाया है कि रामगुप्त जब उसे कहता है कि तुम उपहार की वस्तु हो, आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को उपहार में देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति है? तो धुरोस्वामिनी के रूप में आधुनिक नारी बोलती हुई प्रतीत होती है। वह कहती है कि निर्लज्ज, मधप, कलियुग और तो मेरा कोई रक्षक नहीं। ठहर, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु और शीतलमणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की लाल लालिमा है। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है और उसकी रक्षा मैं स्वयं ही करूंगी। प्रस्तुत नाटक में धुरोस्वामिनी ही नहीं बल्कि मंदाकिनी, कोमा भी नारी के सम्मान, स्वाभिमान, सामाजिक प्रतिष्ठा और अधिकारों की रक्षा के लिए लगभग उतनी ही सुदृढ़ और सक्षम है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उतनी ही सचेष्ट हैं जितनी पुरुष से रुष्ट आधुनिक नारी। नारी के इस आंदोलन में मंदाकिनी धुरोस्वामिनी की सहयोगिनी है, लेकिन कोमा उसे दूर और पृथक है। किंतु प्रायः स्त्री में अनुरक्त अथवा दूसरे की विवाहिता को पाने वाले अपने प्रेमी का वह कठोरता से तिरस्कार और परित्याग कर जाने वाली स्वाभिमानी नारी आज की बौद्धिक अपने अहम की रक्षा करने वाली शिक्षिका से भिन्न नहीं है।
शिक्षा के प्रसार ने आधुनिक नारी के विचारों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। आज वह पति को परमेश्वर मानने के लिए तैयार तो है, परंतु यदि उसकी आशाओं और इच्छाओं पर पूरा नहीं उतरता तो वह उसे त्यागने में संकोच भी नहीं करती। ठीक वैसे ही जैसे ध्रुवस्वामिनी अपने कायर मध्यप कलियुग पति को त्याग कर चंद्रगुप्त के साथ विवाह कर लेती है। प्रेम प्रसंग में भी ध्रुवस्वामिनी की नारी हृदय भावुक है। ठीक आधुनिक नारी की तरह आज की पाश्चात्य शिक्षा और वातावरण में पली नारी के समान वह पढ़ने की दृष्टि में अत्यंत साहसिक है। इसलिए अपने पति के सामने ही ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में जकड़ लेती है। उसकी यह निर्लज्जता अथवा साहस उसे भारतीयता से दूर कर एक पाश्चात्य नारी लोक में ले जाती है। यह प्रेम प्रकाशन उसकी दृष्टि में पाप नहीं है। वह डट कर कहती है, प्यार किया तो डरना क्या। पढ़ने के संबंध में चंद्रगुप्त के संकोच और आत्म नियंत्रण को वह आत्महत्या का प्रसंग समझती है और उसे उन्मुक्त और अनावृत होने की प्रेरणा देती है। ध्रुवस्वामिनी के लेखक का कहना है कि पुरुष के अत्याचार से नारी यदि निर्लज्ज हो जाए और अपशब्दों का भी प्रयोग करे तो इसका दायित्व तो पुरुष पर ही है, क्योंकि वह स्त्री की लज्जा लूटने वाला दस्यु है। वस्तुतः प्रसाद जी ने नारी को विद्रोह करने और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उग्र रूप तक धारण करने की खुली छूट तक दे दी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्रुवस्वामिनी अतीत के माध्यम से समसामयिक नारी आंदोलन की झांकी प्रस्तुत करती है। अनमेल विवाह की समस्या को उठाकर प्रसाद जी ने ध्रुवस्वामिनी में विवाह पद्धति और पति पत्नी संबंध पर आधुनिक युग के संदर्भ में विचार करते हुए उनका युगानुकूल समाधान प्रस्तुत किया है। संबंध विच्छेद ही समस्या का एकमात्र समाधान है, तो यहाँ पर लेखक ने संबंध विच्छेद को एक बुरी चीज़ नहीं मानी है, क्योंकि अगर लड़की या फिर ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त के साथ नहीं रहना चाहती थी तो उससे संबंध विच्छेद करके ही इस समस्या का हल किया जा सकता था। नाटक के अंत में वे पुरोहित के मुख से कहलाते हैं कि स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वासपूर्वक अधिकार, रक्षा और सहयोग हो तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल है। और यदि स्त्री को अपने कर्तव्यों को न निभाने वाला कलयुग, अयोग्य प्रेम तथा विश्वास न करने वाला पति प्राप्त हो तो उसे भारतीय धर्मशास्त्र के अनुसार ऐसे विवाह बंधन से मुक्ति पाने का अधिकार है। धन्यवाद।